शार्लॉक होम्स अ गेम ऑफ शैडो ये एडवेंचर और मिस्ट्री मूवी है जो साल 2011 में आई थी। इसमें शार्लॉक होम्स पार्ट 1 के बाद की कहानी को दिखाया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं मूवी को 81% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। मूवी में लीड रोल में है रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज शार्लॉक होम्स, जूड लॉ एज जॉन वाटसन, जर्ड हैरिस एज प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी, कैली रिली एज मैरी मॉर्सन, नोमी रेम्स एज मैडम सिमजा। बात करें मूवी की तो मूवी की शुरुआत में वाटसन टाइपिंग मशीन पर टाइप करता है कि साल था 1891। यूरोप के ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे से दुश्मनी मोल ले रहे थे, जो नतीजा था श्रृंखलाबद्ध बॉम्बिंग का। कुछ कहते हैं ये राष्ट्रवादी था, कुछ नहीं कहते हैं, पर हमेशा की तरह मेरे दोस्त शर्लॉक होम्स की अलग थियरी थी। एडलर कहीं जा रही होती है और होम्स भेष बदलकर उसका पीछा करता है। एडलर के पास एक पार्सल होता है। होम्स पूछता है कि ये पार्सल किसे दोगी। एडलर नहीं बताती। होम्स कहता है कि 3 आदमी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और उनके इरादे खतरनाक लग रहे हैं। तभी वो लोग होम्स और एडलर को घेर लेते हैं। एडलर कहती है कि ये मेरा पीछा नहीं कर रहे बल्कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हाँ, ये 3 नहीं 4 हैं। एडलर होम्स से पार्सल ले लेती है। एडलर उन आदमियों से कहती है कि इनका चेहरा मत बिगाड़ना, आज हमारी डिनर डेट है, और वह वहां से चली जाती है। वो चारों होम्स को पीटने की कोशिश करते हैं, पर होम्स उनकी पिटाई कर वहां से निकल जाता है। एक बोली लगाने वाले नीलामी हॉल में एडलर एक डॉक्टर को वो पार्सल देती है। वो व्यक्ति एडलर को एक लिफाफा देता है और बॉक्स खोलने की कोशिश करता है। तभी वहां होम्स आ जाता है और वह उस डॉक्टर को बॉक्स खोलने से मना करता है, पर डॉक्टर नहीं मानता और बॉक्स खोल देता है। उसमें बम होता है जो एक्टिवेट हो जाता है। होम्स सिगार से वहां पर्दे में आग लगा देता है, जिससे सभी लोग भाग जाते हैं। होम्स डॉक्टर हॉफमन से बम बॉक्स लेकर उसे वहां रखे बड़े ताबूत में डाल देता है और ताबूत को बंद कर देता है। होम्स कहता है कि आप जिस व्यक्ति से सौदा कर रहे हैं वह अपराधों का नेपोलियन है। तभी ताबूत में विस्फोट होता है और डॉक्टर हॉफमन वहां से भाग जाता है। तभी होम्स बाहर जाता है तो देखता है कि एक व्यक्ति डॉक्टर हॉफमन को जहरीला डॉट मारकर चला गया है और डॉक्टर की मौत हो गई है। वह डॉट को अपने पास रख लेता है। रात को एडलर एक होटल में जाती है, जहां एक व्यक्ति एडलर से डॉक्टर द्वारा दिया गया पत्र मांगता है। एडलर बताती है कि पत्र होम्स के पास है। वह व्यक्ति कहता है कि तुमने मुझसे बचने के लिए इस भीड़ भाड़ वाले होटल को चुना ताकि मैं तुम्हें कुछ कर न सकूं। वह इशारा करवाता है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। वह पर्दा हटाता है। ये मोरियार्टी होता है, जो एडलर से कहता है कि मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, मैं दोष दूंगा खुद को। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम होम्स के प्रति लगाव के कारण काम ढंग से नहीं कर पाओगी। होम्स की वजह से मुझे काफी दिक्कतें आ रही हैं, मैं उससे खुद ही निपट लूंगा। मुझे अब तुम्हारी सेवाओं की जरूरत नहीं। एडलर चाय पीने के बाद जाने लगती है और गिरकर मर जाती है, क्योंकि मोरियार्टी ने उसे जहर दे दिया होता है। एक होटल में होम्स एडलर का इंतजार करता है, पर वह नहीं आती है। अगले सीन में डॉक्टर वॉटसन होम्स के यहाँ जाता है। रूम में ढेर सारे पौधे लगे होते हैं। कैमोफ्लेक्स डिजाइन के कपड़े की वजह से वॉटसन होम्स को देख नहीं पाता है। तभी वहां मिस हडसन आती हैं। वो वॉटसन से होम्स की शिकायत करती हैं। ये अजीब से एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, जल्दी सोता नहीं और ड्रामे की रिहर्सल करता रहता है। होम्स मिस हडसन को वहां से जाने को कहता है। वॉटसन होम्स को अपनी शादी में बुलाता है। होम्स कहता है कि ये हमारा आखिरी एडवेंचर है। वॉटसन, मैं इसे बढ़िया बनाना चाहता हूँ। वॉटसन दीवार पर लगे होम्स के स्पाइडर वेब को देखता है, जिसे ये नाम होम्स ने दिया है। होम्स वाटसन से कहता है कि धागे को फॉलो करो। होम्स कहता है, सवाल, एक इंडियन कंटेंट टाइकून स्कैंडन क्या करता है? चाइनीज अफीम के व्यापारी का ओवरडोज, स्टेजबर्ग और वियना में बम के धमाके और अमेरिका के एक स्टील मैग्नेट की मौत। वाटसन कहता है कि तुम्हारे डायग्राम के मुताबिक कॉमन है प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी। होम्स कहता है, बेशक। वाटसन कहता है, मोरियार्टी जो है मैथमेटिकल जीनियस, मशहूर लेखक, लेक्चरर। होम्स कहता है, कैम्ब्रिज में बॉक्सिंग चैंपियन। होम्स कहता है, जहां इसने दोस्ती की हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री से। वाटसन के पूछने पर होम्स बताता है कि जल्दी ही उसने डॉक्टर हॉफमन को मारा है। मेरे और मोरियार्टी के बीच शैडो गेम चल रहा है। होम्स कहता है कि मोरियार्टी की मौत देखने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। तभी वाटसन देखता है कि उसका डॉग बेहोश है और सांस नहीं ले पा रहा। होम्स उसे एड्रिनल एक्सटेंट सिरिंज लगा देता है और डॉग तुरंत उठकर भाग खड़ा होता है। होम्स उसे शादी के तोहफे के रूप में वाटसन को सिरिंज देता है। होम्स वाटसन के साथ भेष बदलकर घर के बाहर पीछे के रास्ते से निकलता है, क्योंकि उस पर नजर रखी जा रही है। दोनों बग्गी से कहीं जाते हैं। होम्स कहता है कि शादी के बाद तुम बंधन में पड़कर कैदी के रूप में जीवन जियोगे, तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी। पर वाटसन उससे सहमत नहीं होता है। होम्स अपने भाई माइक्रॉफ्ट से मिलता है। माइक्रॉफ्ट वहां 2 राष्ट्रों के बीच के विवाद को खत्म करने आया हुआ है, जो है फ्रांस और जर्मनी। अगर वह सफल नहीं हुआ तो उसे स्विट्जरलैंड जाना होगा शिखर वार्ता में भाग लेने।
वो एक होटल में इंटर करते हैं। होम्स वाटसन के पूछने पर बताता है कि मेरा भाई ब्रिटिश विदेश मंत्रालय में काम करता है। वाटसन वहां जुआ खेलने में लग जाता है और होम्स अपने काम में लग जाता है। होम्स वहां मैडम सिमजा से मिलता है, जो कार्ड से भविष्य बताने का काम करती है। होम्स उससे कार्ड ले लेता है और कहता है मैं तुम्हारा भविष्य बताना चाहूंगा। टेम्परेंस का उलटना दर्शाता है गंभीर परिणाम। एक औरत जो हाल ही में शराब में निजात ढूंढने लगी है, वो किससे तसल्ली पाना चाहती है? वो क्या देखना नहीं चाहती? इस पर वह कहती है खुद को शर्मिंदा करते हुए मूर्ख को। होम्स कहता है हाँ, मूर्ख, जिसे भटकाया गया है, जिसके बारे में उसे ज्ञान नहीं है। होम्स बताता है कि तुम अपने भाई को ढूंढ रही हो, जिसका नाम रेने है। एक शैतान रेने को बहका रहा है। तुम मुझे उसके मकसद के बारे में बताओ, जो तुम्हारा भाई उस मोरियार्टी के लिए कर रहा है। होम्स सिमजा को खत में बना उसके भाई की तस्वीर को दिखाता है। सिमजा पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ मिला, तो वह बताता है कि मैंने एक लड़की से छीना है, मुझे लगा ये तुम्हारे लिए है। उस खत में सिमजा के भाई ने लिखा था कि मेरा चेहरा अब तुम नहीं देख पाओगी, मैं एक महान मकसद को पूरा करने जा रहा हूँ, मुझे मेरे जीवन का मकसद मिल गया है। सिमजा कहती है समय खत्म हो गया है। तभी होम्स उसे धीरे से बताता है कि इस कमरे में एक दूसरे इंसान के शरीर की दुर्गंध आ रही है और एक आदमी छिपा है हमारे ऊपर उन राफ्टर्स में, एक कुजैक जो अपनी एक्रोमैटिक कला के लिए जाने जाते हैं और बदनाम हथियारों के रूप में भी। ये तुम्हें मारने आया है। बस इतना ही। होम्स उस व्यक्ति पर छाते से हमला करता है और उसके साथ हाथापाई शुरू हो जाती है। होम्स सिमजा को बचाता है। वो दोनों उस हत्यारे से बचने के लिए भागते हैं। अंत में इन सब में वाटसन को चोट लग जाती है। होम्स वाटसन को सुबह को उसकी शादी में ले जाता है। वाटसन टूटी फूटी हालत में शादी के लिए पहुंचता है। वाटसन और मेरी की शादी हो जाती है। एक आदमी होम्स को कहता है कि प्रोफेसर मोरियार्टी उससे मिलना चाहता है। होम्स मोरियार्टी से मिलने उसके ऑफिस जाता है। होम्स उससे ऑटोग्राफ मांगता है। मोरियार्टी होम्स से कहता है कि मैंने सुना वो डॉक्टर शादी कर रहा है। होम्स कहता है हाँ, शादी हो गई और वाटसन अब मेरे साथ काम नहीं करता है। मोरियार्टी होम्स से पूछता है कि क्या तुमने मेरी किताब पढ़ी है, तो होम्स कहता है हाँ, लेकिन मुझे आपकी हाल की गतिविधियों में ज्यादा दिलचस्पी है। होम्स मोरियार्टी को नैतिक रूप से लापरवाह कहता है। मोरियार्टी होम्स को धमकी देता है कि मैं डॉक्टर वाटसन को इस मामले से जाने नहीं दूंगा और उसे तोहफा भेजूंगा। मोरियार्टी कहता है कि सृष्टि के नियम ही डिक्टेट करते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो हमेशा कोलैप्स किस्म का डैमेज होता है। उदाहरण के तौर पर दो जेंटलमैन जब आपस में भिड़ते हैं तो दोनों के बीच एक जवान औरत पिसती हुई दबाव से मर जाती है। यह कहकर मोरियार्टी एडलर के खून से रंगे रुमाल को वहां मेज पर रख देता है। एक जहर देकर उसने एडलर को मार दिया होता है। इस पर होम्स गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। मोरियार्टी होम्स को एडलर की तरह मारने की धमकी देता है। मोरियार्टी कहता है कि होम्स मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अब तक बर्दाश्त किया। होम्स जाने लगता है तो मोरियार्टी कहता है वैसे मैं नए जोड़े को अपनी शुभकामनाएं भेजूंगा। अगले सीन में वाटसन अपनी पत्नी मेरी के साथ एक फर्स्ट क्लास डब्बे में चढ़ता है। वहां होम्स लेडी के भेष में आता है। एक व्यक्ति शैंपेन लेकर वाटसन के कंपार्टमेंट में आता है और वह वाटसन पर हमला करता है। तभी वहां होम्स गोलीबारी करते हुए घुसता है। कुछ लोग होम्स और वाटसन को मारने के लिए हमला करते हैं। होम्स मेरी को नदी के पुल पर धक्का देकर पानी में फेंक देता है। वाटसन के पूछने पर वह बताता है कि मोरियार्टी ने उसे मारने के लिए आदमी भेजे हैं। वाटसन होम्स की गर्दन पकड़ लेता है कि तुमने मेरी वाइफ को मार डाला। एक सिपाही उन पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन होम्स ने चालाकी से लिपस्टिक पिन को सिपाही की बंदूक में लगा दिया होता है। फायर करते ही वह खुद को ही उड़ा लेता है। होम्स वाटसन से कहता है कि उसने सब प्लान कर रखा है। वो दोनों दूसरे डिब्बे में जाते हैं और फर्श पर लेट जाते हैं। उनके ऊपर से गोलियां जाने लगती हैं। वाटसन कहता है कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं, तो होम्स कहता है सही मौके का। जब गोलियां रुकती हैं तो होम्स कहता है कि वाटसन तुम फायर करो। वाटसन फायर करता है और सिपाही के हाथ से बम गिर जाता है और बम ब्लास्ट होने की वजह से पूरी बोगियां उड़ जाती हैं। होम्स बताता है कि तुम्हारी वाइफ को मेरे भाई ने बचा लिया है। होम्स कहता है कि तुम्हारी शादी का टाइम सही नहीं था, तुम्हें थोड़ा वेट करना चाहिए था केस सुलझने तक। होम्स बताता है कि अब हम जाएंगे पेरिस। वह नाव से जाते हैं। पेरिस के पास वो एक जिप्सी समुदाय से मिलने जाते हैं, जहां वो एक फॉर्चून टेलर से मिलेंगे। तभी होम्स के बैग से वाटसन को एडलर का रुमाल मिलता है जिसमें खून लगा होता है। वाटसन समझ जाता है कि होम्स की प्रेमिका एडलर की मौत हो चुकी है। होम्स दुखी हो जाता है। मोरियार्टी का आदमी उसे एक कोड देता है और टिकट भी, जिसे मोरियार्टी अपने पास रखे डायरी में रखता है। होम्स और वाटसन कबीले के पास जाते हैं, जहां वे लोगों से सिमजा के बारे में पूछते हैं, पर वो लोग उनका सामान लूटने लगते हैं। एक व्यक्ति को वाटसन मारता है और वो लोग वाटसन को मारने वाले होते हैं। तभी वहां सिमजा आती है और उन्हें बचाती है। इसके बाद सिमजा उन्हें खाने के लिए देती है। सिमजा के पूछने पर होम्स और वाटसन बताते हैं कि मोरियार्टी को लगता है कि आपके भाई रेने ने आपको कुछ बताया है, इसलिए वह आपको मारना चाहता है। सिमजा बताती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं 1 साल से अपने भाई को ढूंढ रही हूँ, इसलिए मैं लंदन गई थी बस।
होम्स बताता है कि आपका भाई आपको खतरे में नहीं डालेगा, इसलिए कोई संदेश नहीं भेजेगा। क्या उसने कुछ और भेजा है? तो संध्या कहती है हाँ, बस कुछ ड्राइंग्स। होम्स उन ड्राइंग्स को देखता है। होम्स कहता है कि एक वाइन सेलर जो प्रिंटिंग प्रेस के पास हो। वो कोल्ड रेवोस के बारे में जान जाते हैं, जो बम बनाता है और रेने का साथी है। वो रेवोस से मीटिंग सेट करते हैं। अगले दिन मेरी को वाटसन का संदेश आता है कि मेरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मिलना नहीं चाहता। मेरी नहीं समझ पाती। मैक्रॉफ्ट उसे पढ़कर बताता है कि इन वर्ड्स को उल्टे मतलब से पढ़ना है। वाटसन, होम्स और सिमजा रेवोस से मिलते हैं, जो बताता है कि एक आदमी ने रेने को कोई काम सौंपा है और वह चाहता है कि मैं उसकी आतंकवादी हरकतों की जिम्मेदारी लूं। होम्स के पूछने पर कि बम कहां लगाया है तुमने, वह कहता है कि उसके पास मेरी पत्नी और बच्चा है, मैं नहीं बता सकता। वह खुद को गोली मार लेता है। गन की आवाज सुनकर वहां कुछ बदमाश आते हैं। होम्स वहां मौजूद सीक्रेट दरवाजे को ढूंढ लेता है। वह वहां से एक हो रहे ओपेरा शो में पहुंचते हैं, जहां वो मोरियार्टी को देखते हैं। होम्स सोचता है कि वो अगला हमला वहीं करेगा, पर उसे अचानक याद आता है कि हमला वहां नहीं, पास के होटल में होगा। वह वहां पहुंचता है जहां बम विस्फोट हो चुका होता है। वहां होम्स को गोली चलने का सबूत मिलता है। फिर वो उस जगह पहुंचते हैं जहां से स्नाइपर ने गन चलाई थी। वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गोली चलाने वाला लंदन का सेबेस्टियन मरान है, जो वाटसन के साथ जंग में गया था। होम्स एक कैफे के बाहर सिमजा और वाटसन से मिलता है और रात की घटना के बारे में बताता है कि रात की बॉम्बिंग ऐसा दिखाने के लिए थी कि जैसा कि स्टारबर्ग के प्रति जर्मनी की प्रतिक्रिया हो। वैसे ये एक आदमी की गोली मारकर हत्या छुपाने के लिए था, जो बस एक गोली लगने से मरा था। ये माइनहार्ट था, जो बड़ी गन्स बनाता था। उसकी कंपनी का बड़ा भाग मोरियार्टी ने खरीद लिया था। सुराग एक ही तरफ इशारा कर रहा है, पर रात की गलती दोबारा ना हो इसलिए मैं तैयारी कर रहा था, इसलिए यहाँ पहुंचने में लेट हो गया। होम्स बताता है कि मैं मोरियार्टी का पीछा कर रहा था और उसकी गतिविधियां समझ रहा था। वो माइनहार्ट की फैक्ट्री, जो अब मोरियार्टी की है, वहां जाने के लिए निकलते हैं। वो घोड़े की सवारी से फ्रांस और जर्मनी बॉर्डर पार करना चाहते हैं, पर होम्स को अपनी टांगों के बीच फड़फड़ाने वाली चीज नापसंद है, यानी कि घोड़ा। होम्स, वाटसन, सिमजा और उसके साथी उस कारखाने तक पहुंच जाते हैं। वहां मोरियार्टी का आदमी सेबेस्टियन आता है और बंदूकों के बारे में होम्स को बताता है। वो होम्स को बेहोश कर देते हैं। जब होम्स उठता है तो खुद को मोरियार्टी के सामने पाता है। होम्स मोरियार्टी से कहता है, तुम्हें क्रांतिकारी और उनके बम चाहिए, यूरोप में संकट पैदा करने के लिए। देश के विरुद्ध देश, अलग अलग तरह की स्कीम के तहत तुमने राह बनाई, खरीद कर साजिशों और हत्याओं से। असंख्य उद्योगों में घुसकर जैविक और अजैविक हथियार भी तुम्हारे हाथ में हैं। यूरोप का हथियार से लेकर मेडिकल बैंडेज तक सबकी सप्लाई तुम्हारे हाथ में है, और तुम यूरोप से मनमाना दाम तय कर पैसे कमाओगे, एक विश्व युद्ध कराकर। मोरियार्टी का आदमी होम्स को हुक से घायल कर टांग देता है। इस बीच वाटसन होम्स तक पहुंचने की कोशिश करता है। वाटसन पर सेबेस्टियन बंदूक से फायर करता है, पर वह बचते हुए भाग निकलता है। मोरियार्टी पूछता है कि तुमने वो टेलीग्राम किसे भेजा था। होम्स उसे बताता है अपने भाई माइक्रॉफ्ट को। वाटसन मीनार पर तोप से हमला करता है, जिस पर सेबेस्टियन होता है। मीनार के गिरने से होम्स और मोरियार्टी दब जाते हैं। वाटसन उसे बचाकर वहां से निकलता है। होम्स और वाटसन मोरियार्टी की गन फैक्ट्री से फायर करते हुए निकलते हैं। वो मोरियार्टी के आदमियों से बचते हुए ट्रेन से भागते हैं, जहां होम्स काफी हद तक घायल होकर लगभग मर चुका होता है। होम्स सिमजा की गोद में आंखें बंद कर लेता है और उसकी सांस भी बंद हो जाती है। वाटसन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर होम्स कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तभी वाटसन को याद आता है कि होम्स ने उसे वेडिंग गिफ्ट में सिरिंज दिया था। वह उस सिरिंज को होम्स के सीने में लगाता है। तभी होम्स उठकर दौड़ने लगता है और बताता है कि सपने में किसी ने मेरे सीने में जानवर के खुर से हमला किया है। वाटसन होम्स से घर वापस लौटने को कहता है। इस पर होम्स उसे स्विट्जरलैंड चलने को कहता है। वाटसन होम्स के साथ माइक्रॉफ्ट होम्स के घर जाते हैं और आगे के प्लान पर चर्चा करते हैं। वो मोरियार्टी के अगले प्लान पर चर्चा करते हैं। होम्स कहता है कि शांति वार्ता में सभी देशों के प्रमुख होंगे, ऐसे में क्लोज रेंज से कोई गनर वहां हमला करेगा, और वो गनर रेने होगा, सिमजा का भाई। अगले दिन मोरियार्टी शांति वार्ता में पहुंचता है, जहां सभी देशों के प्रमुख मौजूद होते हैं। माइक्रॉफ्ट बताता है कि यहाँ जर्मनी, फ्रांस, रसिया सभी देशों के प्रमुख मौजूद हैं, और कुछ प्रमुख इसलिए मौजूद हैं कि युद्ध में किस देश का साथ दें। होम्स कहता है कि वो तभी फायर करेगा जब सब लोग एक साथ आराम से खड़े हों। क्या यहाँ फोटोग्राफी होगी? तो माइक्रॉफ्ट कहता है कि हाँ, 38 मिनट बाद। होम्स सिमजा के साथ डांस करते हुए उसे अपने भाई रेने को ढूंढने को कहता है और खुद बारीकी से सबको देखता है। फिर वाटसन और होम्स एक दूसरे के साथ डांस करते हुए बारीकी से सबको देखते हैं। होम्स कहता है कि डॉक्टर हॉफमैन ने रेनी की प्लास्टिक सर्जरी कर उसे इस शांति वार्ता में आने के लिए किसी खास एम्बेसडर व्यक्ति का चेहरा दिया है, ताकि वह यहाँ आकर अपने टारगेट को शूट कर सके।
होम्स वाटसन को रेने को ढूंढने की जिम्मेदारी देकर ऊपर मोरियार्टी से मिलने चला जाता है। पहाड़ों की ऊंचाई पर उस बिल्डिंग में मोरियार्टी और होम्स शतरंज खेलने जाते हैं। इधर वाटसन और सिमजा रेने को ढूंढते हैं। वाटसन और सिमजा 3 लोगों को ध्यान से देखते हैं जो रेने की कदकाठी के होते हैं। वाटसन सिमजा से पूछता है पर वह बता नहीं पाती कि तीनों में उसका भाई कौन है। तभी वाटसन को होम्स की बात याद आती है कि अगर कोई व्यक्ति नाटक कर रहा हो तो वह अपने किरदार में ही डूबा रहेगा, पर वह एक चीज नहीं निभा सकता है, वो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि जो वो कर रहा है वही करेगा। किसी भी चीज की आवाज पर आम व्यक्ति गिरने वाली चीज की आवाज पर ध्यान देंगे, पर वह अपने ही अभिनय में डूबा रहेगा। इस बात को फॉलो करते हुए वाटसन वेटर के हाथ से थाली गिरा देता है। सभी वेटर की तरफ देखते हैं पर एम्बेसडर बना रेने नहीं देखता और वाटसन उसे ढूंढ लेता है। रेने गोली चलाए उससे पहले उसकी बहन उसे रोक लेती है जो जर्मनी के एम्बेसडर को मारना चाहता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। मोरियार्टी होम्स से कहता है कि तुम्हारे वजीर ने अपना काम कर दिया पर खेल अभी बाकी है। सेबेस्टियन जहरीली डॉट से रेने को मार देता है ताकि कोई गवाह न बचे। वाटसन वहां सेबेस्टियन को जाते हुए देखता है। सिमजा का भाई मर जाता है। मोरियार्टी कहता है कि शायद तुमने अपना बेशकीमती मोहरा गंवा दिया है। इस पर होम्स कहता है कि विजय की रणनीति कभी कभी कुर्बानी की मांग करती है। अच्छा है कि एक विश्व युद्ध टल गया। मोरियार्टी कहता है मैं तुमसे सहमत हूँ। तुम्हारे भेजे टेलीग्राम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मोरियार्टी कहता है कि मनुष्य के भीतर युद्ध की स्वाभाविक महत्वाकांक्षा होती है, वो फिर कभी लड़ेंगे ही। मैं बस चाहता हूँ उस वक्त मैं बुलेट्स और बैंडेजेस का मालिक बना रहूं। औद्योगिक स्तर पर तो युद्ध होकर रहेगा, वो खुद ही कुछ सालों में इसे लड़ेंगे। मुझे तो बस करना है इंतजार। मोरियार्टी ये कहकर कि मुझे स्विट्जरलैंड में मिलने वाली प्राइवेसी बहुत पसंद है, खासकर जब आपके पास पैसे हों। यह कहकर मोरियार्टी जाने लगता है। होम्स मोरियार्टी को बताता है कि तुम्हारी संपत्ति का काफी हिस्सा कम हो गया है। मैंने तुम्हारे कई लेक्चर अटेंड किए हैं। मैंने तुम्हारी छोटी सी नोटबुक को देखा जो लाल लेदर की बनी हुई है। फिर मैंने तुम्हें कबूतर को दाना खिलाते समय भी उस नोटबुक के साथ देखा। मैंने सोचा इतने बड़े साम्राज्य के लिए तुम्हें भी तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स रखना पड़ता होगा। फिर मैंने उस नोटबुक को तुमसे लेना चाहा, पर यह आसान नहीं था। इस संदर्भ में मुझे बहुत पीड़ा सहनी पड़ी और जब तुमने मुझे हुक से टांगा उस समय मैंने तुम्हारी नोटबुक को हासिल कर लिया। होम्स कहता है कि द आर्ट ऑफ डोमेस्टिक हार्टिकल्चर बुक तुम्हारे जैसा आदमी कैसे रख सकता है जो अपने ऑफिस के विंडो के पास रखे फूलों को निगलेक्ट कर रहा हो। तुमने नोटबुक में जो कोड लगाया है वह उस बुक द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। उस बुक के जरिए मेरे साथी तुम्हारे कोड को तोड़कर तुम्हारी छिपाई दौलत को अलग अलग जगहों से इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से इंस्पेक्टर लेस्ट्रॉयड हैं। बॉक्स के बॉक्स अलग अलग बैंकों से मिल रहे हैं। मेरी कोड को तोड़कर तुम्हारी दौलत को पुलिस के हवाले कर रही है। मोरियार्टी ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। मोरियार्टी होम्स से कहता है एक मौका मिलने दो, मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं डॉक्टर और उसकी वाइफ को दर्दनाक मौत दूंगा। फिर दोनों लड़ने के बारे में सोचते हैं। तभी वहां वाटसन आता है और देखता है कि होम्स मोरियार्टी को लेकर नीचे समंदर में गिर जाता है। उनकी लाशें नहीं मिलती। वाटसन वर्तमान में टाइप फिनिश करता है। तभी वहां मेरी एक बॉक्स लेकर आती है। वह कहती है कि मैं भी होम्स को मिस करती हूँ। वाटसन कहता है कि वह चाहता था कि हम ब्राइडेन में जाएं। इस पर मेरी कहती है वो हमारे साथ ही चलना चाहता था। वाटसन बॉक्स खोलता है जिसमें उसे एक सांस लेने वाली होम्स के भाई की मशीन मिलती है जिसे यूज कर होम्स बच चुका होता है। वाटसन मेरी से बात करते हुए बाहर चला जाता है। सोफे पर कैमोफ्लेक्स कपड़े पहनकर होम्स बैठा होता है। वह टाइपिंग मशीन पर लिखे द एंड के आगे क्वेश्चन मार्क बना देता है। दोस्तों यहाँ पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।